हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों का इस वीकेएम फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे, बिकॉज आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज से जो है बीएससी बीएड पार्ट 1 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। और ऑप्टिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट इंटरफेरेंस, यानी बोले तो हिंदी में व्यतिकरण। ओके, तो व्यतिकरण के यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, पतली फिल्मों से परावर्तित व पारगमनित किरणों द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, फानाकार पतली फिल्म में व्यतिकरण को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है न्यूटन वलय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये तो न्यूटन वलय वाला आपके लास्ट ईयर आ चुका है, ये लास्ट ईयर आ चुका है बच्चों। तो इस बार मुझे लगता है माइकलसन व्यतिकरण मापी आने के 100% चांसेज हैं, या फिर इन दोनों में से आएगा ना। ये तो एकदम इजी है दोनों ही क्वेश्चंस। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो चारों क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनका करने का तरीका एक ही है, सबको एक ही इसमें जो कंसेप्ट है वो लगेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवाऊंगा। ओके, तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। 4 क्वेश्चन में से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, है ना। एक भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पतली फिल्मों में व्यतिकरण का एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पतली फिल्मों में व्यतिकरण जब किसी, है ना, इसकी ये हेडिंग है आपके पास, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, ऐसे है ना। आपको ऐसे हेडिंग डाल के इसी प्रकार से आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो समझिएगा, जब किसी पारदर्शी माध्यम में ऊपरी सतह व निचली सतह के मध्य की मोटाई अल्प व एक समान हो तो इस प्रकार की बनी फिल्म को पतली फिल्म कहते हैं। समझिएगा इस बात को, ये कोई पतली फिल्म है, ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो टी है। ये टी मोटाई बहुत कम है बच्चों, ये आपको ओनली समझाने के लिए इतना इसको बड़ा बनाया गया है। बाकी इन दोनों पृष्ठों की जो बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक है, यानी इसका ये ऊपरी पृष्ठ हो गया इस फिल्म का, और इसका ये निचला पृष्ठ हो गया, नीचे वाला। ठीक है, और उनकी बीच की जो मोटाई है बहुत कम है, टी। ये आपको बड़ा इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये फिल्म का क्या है, ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ, और ये निचला पृष्ठ है ना, ऐसे लिख लो, या अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ओके, अब देखो इस फिल्म, यानी इसका ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ की जो बीच का ये भाग है, इसको बच्चों माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम, मीडियम। और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है बच्चों म्यू है, इस पूरे माध्यम का। और जो बाहर का मीडियम है वो एयर है, वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1 होता है, 1 होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, है ना, 12th क्लास में चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अब देखो आगे समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, पतली फिल्मों के व्यतिकरण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि पानी की सतह पर तेल की बूंद, साबुन का बुलबुला। ये ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों जो कि पतली फिल्मों के व्यतिकरण को समझाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इन फिल्मों में व्यतिकरण के कारण पानी की सतह पर तेल की बूंद तथा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। आपने देखा होगा कभी कभार जो साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। और अगर आप किसी पानी के ऊपर ऑयल की ड्रॉप डाल दो, तेल की जो ड्रॉप है वो डाल दोगे तो वो रंगीन दिखाई देगी। करके देख लेना आप घर पे, अभी तो आप छुट्टियों में घर ही हैं सभी, है ना, तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। ओके, तो ये पतली फिल्मों के व्यतिकरण की उदाहरण है। आगे देखो, पतली फिल्म में व्यतिकरण की घटना जो है बच्चों वो आयाम विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखो आपके 2 प्रकार के सिद्धांत है, एक तो आयाम का विभाजन और एक तरंगाग्र का विभाजन, है ना। वो चीज़ें आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि अब रिवीजन क्लासेज हैं, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आयाम विभाजन सिद्धांत पर क्या करते हैं, यानी आधारित है ये घटना।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जैम वगैरह में पूछे जाते हैं। IIT जैम की जो एग्जाम है वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, आयाम विभाजन सिद्धांत, तरंग विभाजन सिद्धांत, है ना, ऐसे करके, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखो, माना एक पतली फिल्म है जिसकी मोटाई t है। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपन लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में, तथा जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है व वायु का अपवर्तनांक म्यू a बराबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो बात हुई इसकी, थोड़ा इसके बारे में बता दिया, इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने लिख दी है। ऐसा कैसा ही एग्जाम में छाप के आना है, अदरवाइज नंबर काटे जा सकते हैं अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो। क्योंकि बच्चों हम कॉपियाँ चेक करते हैं, हमें पता है बच्चे कैसे कैसे आंसर करके आते हैं, तो आपको आंसर एकदम अच्छे से लिख के आना है, तभी आपको नंबर यहाँ पर मार्किंग मिलेगी। अब समझो इस बात को। देखो बच्चों, इसकी क्रियाविधि समझा देता हूँ। ये जो किरण है, सबसे पहले आपतित प्रकाश किरण आएगी, इसके ऊपरी पृष्ठ पे आएगी, इस पे आपतित होगी। आपतित होने के पश्चात, और इसका जो आपतित होने से पहले जो आयाम है वो बच्चों A0 है इस किरण का, इसका आयाम A0 है। जैसे ही किरण इस पृष्ठ पे आपतित हुई तो इसके कुछ भाग का तो क्या होगा बच्चों, परावर्तन हो जाएगा, और कुछ भाग का अपवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये जो फिल्म है बच्चों पारदर्शी है ना, तो कुछ भाग का तो अपवर्तन और कुछ भाग का परावर्तन, सम पार्ट का रिफ्लेक्शन एंड सम पार्ट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। देखो, तो ये किरण आई और कुछ का तो परावर्तन, कुछ का अपवर्तन। फिर ये किरण यहाँ पे आई, इस सतह से टकराएगी, तो यहाँ से फिर वही घटना होगी, कुछ पार्ट का परावर्तन और कुछ भाग जो है, अब नीचे तो कोई परत है नहीं, तो ये किरण बाहर निकल जाएगी, यानी पारगमित हो जाएगी, तो इसको कहते हैं पारगमित किरण। इन दोनों किरणों को क्या कहते हैं बच्चों, पारगमित, यानी बाहर निकलने वाली किरणें हैं, पारगमित किरणें। देखो एकदम इजी है अगर आप समझना चाहेंगे तो चीज़ों को, है ना। तो आइए से, अब देखो ये किरण यहाँ पर गई, वापस इससे टकराएगी, फिर इसका क्या होगा, कुछ भाग का रिफ्लेक्शन और कुछ भाग का रिफ्लेक्शन। तो ये इधर तो पारगमित हो गई और इधर परावर्तित हो गई। ऐसे ही बच्चों यहाँ से फिर से हो सकता है ना, यहाँ से ये टकराएगी तो कुछ भाग का परावर्तन, कुछ भाग का फिर से रिफ्लेक्शन, है ना, ऐसे चलता रहेगा ये। यानी कि बहुत इसमें आप अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन देख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2-3 किरणों का ले लिया, क्योंकि हमें 2 ही किरणें चाहिए, 2 तो परावर्तित किरणें चाहिए और 2 पारगमित किरणें चाहिए। क्यों बच्चों, 2 ही क्यों चाहिए, 3 क्यों नहीं चाहिए, 4 क्यों नहीं चाहिए, 1 क्यों नहीं चाहिए? आपने पढ़ा होगा व्यतिकरण, व्यतिकरण तो पढ़ा है ना, व्यतिकरण का लेक्चर मैंने डाल रखा है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले वो देखना, तभी ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी। मैं उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज। ठीक है, तो पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना। तो बच्चों 2 इसलिए चाहिए हमें, क्योंकि व्यतिकरण होने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाश किरणों की। ये अध्यारोपित होगी तभी आगे जाके इनका व्यतिकरण होगा, ये भी अध्यारोपित होगी तो इनका फिर से इधर व्यतिकरण होगा। तो आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि परावर्तित किरणों के मध्य क्या समझाइए, व्यतिकरण समझाइए। ये दोनों किरणें कैसी हैं, परावर्तित किरणें, और ये पारगमित किरणें। तो समझ में आई ना बात, ये किरणों का परावर्तन और पारगमन होता है। ठीक है, तो अब हम इसका आगे मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन है वो करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें। अब देखिएगा बच्चों, आपको इसका ये वर्णन करके आना है इस प्रकार से। देखो, जब पतली फिल्म के ऊपरी पृष्ठ पर, ये जो ऊपरी पृष्ठ है इस पतली फिल्म का, इस पर जब A0 आयाम की प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं तो ऊपरी पृष्ठ के बिंदु P की किरण का आयाम विभाजन हो जाता है। ये किरण जैसे आई तो A0 आयाम था इसका, लेकिन जैसे इससे इस पर आपतित हुई तो इसका आयाम का विभाजन हो गया, और A0 का जो आयाम है कितना हो गया, अब इस किरण का तो हो गया A3, इसका हो गया A1, यानी A0 आयाम इन 2 आयामों में विभाजित हो गया। इसलिए तो कहा है मैंने कि ये जो व्यतिकरण की घटना है वो आयाम विभाजन सिद्धांत पर आधारित है, यानी आयाम का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त होती है। तो ये तो परावर्तित हो गई, ये अपवर्तित हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी प्रकार पतली फिल्म की निचली सतह के बिंदु R से, ये किरण जैसे ही यहाँ से आई अपवर्तित होके, तो बिंदु R से क्या होगा, इसका पुनः क्या होगा, परावर्तन और अपवर्तन होगा। तो देखो, निचली सतह के बिंदु R से A3 आयाम की किरण का विभाजन हो जाता है और बिंदु R पर भी
परावर्तित व अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। बिंदु आर पर भी क्या हो रही है, परावर्तित, ये तो परावर्तित हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, जिसे हम पारगमित किरण भी बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल रही है इसलिए पारगमित इसको बोल दिया मैंने। आगे देखो, इस प्रकार से पतली फिल्म में प्रकाश की किरण का एक से अधिक बार परावर्तन व अपवर्तन होता है। मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप 2 किरणों के लिए देखें, आप अनेक किरणों के लिए यहाँ देख सकते हैं, यानी इसको बहु परावर्तन और बहु अपवर्तन यहाँ पर होता है, यानी कि एक से अधिक बार परावर्तन, एक से अधिक बार अपवर्तन। इसका मतलब हमें जो परावर्तित किरणें वो भी बहुत सारी मिल सकती है ऐसे, और पारगमित किरणें भी बहुत सारी मिल सकती है। लेकिन हमें स्टडी करना है तो हम क्यों कॉम्प्लेक्स करें इसको, हम ओनली 2 ही किरण लेंगे, क्योंकि हमें इसमें व्यतिकरण की घटना देखनी है, तो हमें 2 ही किरणें चाहिए ताकि हमारा काम जो है एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक लिखेंगे। और हमें फिल्म से 2 प्रकार की किरणें परावर्तित व पारगमित प्राप्त होती है। 2 प्रकार की किरणें होगी, एक तो परावर्तित वाली, एक पारगमित वाली। देखो बच्चों, आसान है, अच्छे से समझ लेना। अगर आपने ये पतली फिल्मों वाला समझ लिया, इसके आगे आएगी एक फानाकार फिल्म, वो भी आप एकदम इजी कर लोगे। और उसके बाद जो न्यूटन बल है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और माइकलसन व्यतिकरण मापी में भी यही काम में आएगा। इसलिए चारों जो ये क्वेश्चन है एकदम सिमिलर लेवल के हैं, है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए माइंड में फिट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सर हट गए और मैं स्क्रीनशॉट ले लिया और लिख लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे स्क्रीनशॉट ही लेना है तो नोट दे दूंगा मैं आपको, लिख लेना। कितना फिजिक्स सीख लेते हो, नोट से ही फिजिक्स आ जाए तो फिर पता नहीं क्या कर लो। तो नोट्स से नहीं आता फिजिक्स, फिजिक्स को समझना पड़ता है ना। आप क्या कर लोगे इनको लिख के, लेकिन अगर आपने समझ लिया, मेरी बातों को सुन लिया ध्यान से, तो एग्जाम में आपको ये बातें याद आएंगी और वहाँ पर आप लिख लेंगे। ओके, तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। ठीक है, तो अब हम ये जो परावर्तित किरणें जा रही है R1 और R2, एक बार बच्चों को देख लेता हूं कि विजिबल है कि नहीं आपको। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, यहां पर परावर्तित किरणों के मध्य अपन क्या देखना चाहते हैं, व्यतिकरण की घटना देखना चाहते हैं। तो बच्चों, जब भी हम व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आती है पथांतर, है ना, फेज डिफरेंस। अगर हमें पथांतर पता लग जाए तो हम व्यतिकरण की घटना को आसानी से देख सकते हैं कि कब संपोषी होगा और कब विनाशी व्यतिकरण होगा। तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है बच्चों, पथांतर कैलकुलेट करने का टारगेट है। आइए इस डायग्राम को पहले, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम वही है। सबसे पहले ये आपतित प्रकाश किरण आई, यहाँ पर आपतित हुई, इसका कुछ भाग का रिफ्लेक्शन हुआ यानी परावर्तन हुआ, और कुछ भाग का अपवर्तन हुआ। फिर यहाँ से फिर से कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अपवर्तन यानी कि पारगमन, है ना। ऐसे ही आपके पास इसका यहाँ पर ही बाहर आ जाएगी, यानी ये तो हो गई पारगमित, ये हो गई परावर्तित। पहले हम देख रहे हैं परावर्तित के मध्य व्यतिकरण, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पारगमित किरणों के मध्य व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर समझिएगा, हम सबसे पहले पथांतर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पथांतर जो यहाँ पर निकलेगा बच्चों, यानी कि पथांतर, पथांतर बराबर देखो, पथांतर यानी पथ में अंतर कितना है वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जब किरण यहाँ से चली यानी यहाँ पर आपतित हुई, तो ये देखो इतना एक्स्ट्रा पाथ चल रही है, यहाँ से आके यहाँ आई, फिर ऐसे गई, फिर देखो बाहर निकल रही है। और ये यहाँ पर किरण जो परावर्तित होती है वो सीधी निकल गई, देखो ऐसे। तो इसको तो इतना ही पथ चलना पड़ा, इतना ही पथ जो है इसको ट्रेवल करना पड़ा। जबकि इस वाली किरण को देखो, ये वाला पथ, ये वाला पथ, यानी इतना एक्स्ट्रा पाथ इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पाथ में से इस वाले पाथ को घटा देता हूँ, यानी कि इस वाले को। ठीक है, तो देखो कैसे, माध्यम में कितनी दूरी चल रही है, देखो म्यू, म्यू तो क्या आएगा, इसका अपवर्तनांक आएगा, यानी अपवर्तनांक से गुणा होता है। और माध्यम में चली गई दूरी, माध्यम में चली गई दूरी, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम, मीडियम में कितनी दूरी वो चल रहा है, वो किरण, माइनस एयर में कितनी दूरी है, देखो ये एयर, ध्यान रखना म्यू ए बराबर 1, यहाँ एयर का जो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, या फिर बोले तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना इसको, म्यू अपवर्तनांक, सॉरी है ना, म्यू अपवर्तनांक। ये हिंदी के नाम याद नहीं रहते हमें भी, इंग्लिश के ज़्यादा नाम याद रहने लगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक म्यू ए और लिखेंगे कितनी दूरी चल रहा है, P से X, पी एक्स दे देते हैं ना। अब देखो बच्चों यहां पर म्यू माध्यम में कितनी दूरी है, PRQ, देखो आराम से समझो डेरिवेशन को कंप्लीटली, म्यू ए और PX। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। म्यू ए की वैल्यू आप सब जानते हैं, लिखोगे सिंस एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो म्यू, इसको बच्चों में ऐसे लिख लूं क्या, PR प्लस RQ, PR प्लस RQ माइनस म्यू ए की वैल्यू 1 हो गई तो PX। ओके, अब देखिएगा आगे। अब मुझे, और इसे वो मैं डेल्टा 1 बोल देता हूं, या डेल बोलो, डेल्टा 1 बोलो ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा। अब क्योंकि हमारा टारगेट है PR, PQ और PX की वैल्यूज कैलकुलेट करने का, तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पर, है ना। सबसे पहले PR को देखो, PR ये रहा, है ना PR, और PQ किधर है, PQ वाले RQ वाला, RQ इधर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल काम में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए, यानी ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज करेंगे अपन, यानी कि कोस R यूज लेते हैं। तो लिखोगे फ्रॉम ट्राइंगल PRN, कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, PRN ट्राइंगल से देखो बच्चों, कोस R लगाइएगा यहाँ पर, कोस R, और कोस क्या होता है, कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। तो ये थीटा यानी कोस R है, तो आधार बटे कर्ण ये होगा, तो आधार इसका ये होगा PN अपॉन कर्ण कौन सा होगा, यानी कि हाइपोटेनियस NR या RN। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहां पर देखो वैल्यू हमें चाहिएगी PR RQ, अभी दोनों ही कुछ नहीं मिला हमें यहां से, देखिएगा कोई बात नहीं। तो अब देखो बच्चों यहां पर NR और PR ये वैल्यू है, हाँ सॉरी एक मिनट, ये हो गया लंब, ये आधार, आधार बटे कर्ण, तो ये होगा ना, गलत लिख रहे हैं अपन, ये लंब ये आधार, तो आधार है अपने पास NR और कर्ण हाइपोटेनियस यानी PR, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो यहां से आप निकाल लीजिएगा PR की वैल्यू, PR की वैल्यू आ गई NR अपॉन कोस R, यही होगी। और NR की वैल्यू आप सब जानते हैं बच्चों, NR कितना है, देखो टोटल मोटाई, T मोटाई है कंप्लीटली, तो T मोटाई हो जाएगी ना, NR बराबर कितना है बच्चों, T है, तो लिखोगे सिंस NR बराबर T, तो इसमें T पुट करेंगे तो PR बराबर आ जाएगा T अपॉन कोस R, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, PR की है, यहाँ बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आप त्रिभुज लेंगे कौन सा, लिखोगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल RQN से देखो बच्चों वही कोस R लगाएंगे, कोस R बराबर ये क्या हो गया, लंब, ये आधार बटे कर्ण, तो NR और इसका कर्ण कितना है RQ, तो यहां से RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NR अपॉन कोस R, और NR की वैल्यू बताइएगा T है, T अपॉन कोस R, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों इक्वेशन हमें काम में आएंगे। तो हमारे पास RQ और PR की वैल्यू तो आ चुकी है बच्चों। अब हमें PX की वैल्यू और चाहिए, किसकी चाहिए, PX की, ताकि हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और पथांतर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कोस R दोनों के लिए, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, PR की भी आ गई, RQ की भी आ गई। अब देखो
अब हम चाहते हैं पी एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले एक बार इन्हीं ट्राइंगल्स में अपन टेन आर और लगा लेते हैं, है ना। तो इसी में टेन आर देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, टेन आर निकालो। ये क्यों निकाल रहा हूँ ये पता पड़ जाएगा, टेन आर मैंने क्यों निकाला है। टेन आर, तो यहाँ पर देखो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटे आधार होता है। तो पी एन यानी एन पी, और ये कितना हो गया एन आर। ठीक है बच्चों, तो यहां से बताइएगा कितना आएगा एनपी। एनपी बराबर आ गया एन आर टेन आर, और बोले तो एनपी बराबर एन आर की वैल्यू टी है, टी टेन आर, ये एनपी की वैल्यू आई है। इसी प्रकार बच्चों आपको टेन आर इसमें भी लगाना आर क्यू में, तो टेन आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आर क्यू एन में, देखिएगा आर क्यू एन, टेन आर है ना, लंब या आधार, तो एन क्यू अपॉन एन आर। तो बच्चों यहां से भी एन क्यू कितना आ जाएगा, टी टेन आर। ये वैल्यू जब भी काम में आएगी, किसकी काम में आएगी, टेन वाली वैल्यू क्यों निकाली है मैंने, इस पी एक्स के लिए। अभी देखना बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस त्रिभुज की रिक्वायरमेंट है। पहले आप इस त्रिभुज को समझिएगा, देखो कैसे। ये एंगल मैंने यहाँ पर आई माना है इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण, तो ये कोण भी समान होगा, पर आपतन और परावर्तन कोण समान होता है, ये आपको परावर्तन के नियम से पता होगा। आगे देखो बच्चों, ये टोटल एंगल कितना होता है 90 होगा, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब के साथ ये वाली भुजा कितना बनाएगी 90 का। तो ये आई है, तो ये कितना हो गया अंदर वाला 90 माइनस आई, यानी 90 माइनस आई हो गया। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा अपने आप ही आई, क्योंकि तीनों का कोण, तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात करें अपन आगे, अब हमें पी एक्स चाहिए, तो पी एक्स के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। देखो त्रिभुज, इन त्रिभुज पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू में देखो बच्चों यहाँ पर हम साइन आई यूज कर लेते हैं, साइन आई है ना। तो ये कितना हो गया लंब, थीटा के सामने गुजरा लंब, और ये कर्ण, तो लंब कितना है पी एक्स, और कर्ण कितना हो गया पी क्यू। ओके, तो यहां से पी एक्स की वैल्यू निकाल लो, पी क्यू साइन आई, और पी क्यू को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं बच्चों, पी एन प्लस एन क्यू। ठीक है, देखो पी एन और एन क्यू, ये वैल्यू जब काम आ जाएगी, तो पी एक्स और यहां लिखेंगे पी एन प्लस एन क्यू, या एन पी भी बोल सकते हैं इसको आप। देखो पी क्यू है, इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ, पी एन प्लस एन क्यू, तो पी एन यानी एन पी प्लस एन क्यू एक ही बात है, और साइन आई। देखो आपको छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, जबकि इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है, फर्स्ट ईयर के अंदर है आप। अब एन पी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एन क्यू की वैल्यू ये रही, तो टी टेन आर है दोनों ही, तो टी टेन आर है तो दोनों टू टी टेन आर हो जाएगा, ये टू टी टेन आर और साइन आई। ठीक है, तो ये पी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों, है ना। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं इसको आगे, है ना। अब क्या करना है हमें, ये वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देखो डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, म्यू पी आर, देखो पी आर की वैल्यू अपन ने निकाली है, कितनी आई थी यहाँ पर देख लो, आर क्यू की वैल्यू ये रही, पी आर की टी अपॉन कोस आर आई थी दोनों की, टी अपॉन कोस आर, टी अपॉन कोस आर, माइनस पी एक्स की वैल्यू वो रही 2t टेन आर और साइन आई, यही था बच्चों। ओके, डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2t टेन आर को मैं ऐसे लिख लूँगा साइन आर अपॉन कोस आर।
ठीक है, और साइन आई। आगे देखिएगा बच्चों, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ सोल्व हो रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, एक लो लगाएंगे अपन अब, है ना, एक नियम जो है स्नेल का नियम, आप सभी जानते होंगे, उससे इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो लिखोगे फ्रॉम स्नेल लो, फ्रॉम स्नेल लो। स्नेल का लो क्या कहता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, आपतित कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं यहाँ पर म्यू। ओके, अब देखो इसको पुट करेंगे इसमें, तो साइन आई की जगह ये पुट कर लेंगे अपन, है ना। तो देखो डेल्टा 1 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2t साइन आर अपॉन कोस आर। साइन आई कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू साइन आर, ये रहेगा म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। तो देखिएगा यहाँ से डेल्टा 1 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिएगा। डेल्टा 1 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, यहाँ से बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। तो डेल्टा 1 बराबर 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर आर। एक कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा 1 यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 2 म्यू टी कोस आर। तो ये पथांतर आ गया। बट बच्चों ये प्रभावी पथांतर नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स साइंटिस्ट के अनुसार। स्टोक्स साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये प्रभावी पथांतर नहीं है। प्रभावी पथांतर तो मैं बताऊंगा जो है क्या है। उन्होंने ये कहा कि परावर्तित जो किरणें हैं उनके मध्य लैम्डा बाई टू का अतिरिक्त पथांतर और होता है। इनमें अतिरिक्त पथांतर होता है, तो उसको इसमें से रिड्यूस करेंगे अपन, है ना। ये लैम्डा बाई टू का अतिरिक्त पथांतर यहाँ पर विद्यमान होता है, इसलिए इसको इस पथांतर को इसमें से घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रभावी पथांतर मिलेगा। ये कैसे आया लैम्डा बाई टू वो भी समझ लो। देखो समझा देते हैं थोड़ा सा, स्टोक्स जी ने क्या बताया था। इनकी जो पथांतर है वो होता है, आपको संबंध पता हो तो कलांतर का संबंध होता है बच्चों, है ना। कलांतर का कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ऐसे होता है। तो यहाँ से आप पथांतर की वैल्यू निकालोगे, इधर देखो यहाँ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ समझ लो। मैं समझाता हूँ, पथांतर बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, ऐसा होता है। तो उन्होंने बताया कि परावर्तित किरणों के मध्य जो कलांतर होता है वो पाई का होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना बच जाएगा, लैम्डा बाई 2 पथांतर बच जाएगा बच्चों, है ना। तो ये यहाँ से आता है लैम्डा बाई 2, समझ गए होंगे, है ना। अब देखो तो लिखोगे स्टोक वैज्ञानिक के अनुसार, स्टोक वैज्ञानिक के अनुसार परावर्तित किरणों के मध्य लैम्डा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर विद्यमान होता है। अतिरिक्त पथ विद्यमान होता है, ऐसे लिख लो, विद्यमान होता है। अतः प्रभावी पथांतर, प्रभावी जो पथांतर है बच्चों, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्रभावी पथांतर को मैं डेल्टा से लिखूंगा। डेल्टा बराबर डेल्टा 1 माइनस लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 2 म्यू टी
डेल्टा वन की वैल्यू रखो cos r माइनस लेमडा बाई 2। ये बच्चों प्रभावी पथांतर का व्यंजक है फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ओके, यानी कि परावर्तित किरणों में व्यतिकरण अगर आपको समझना है तो ये इसके लिए क्या होगा, प्रभावी पथांतर का व्यंजक होगा। अब तो क्या है, आगे हमें समपोषी देखना है और विनाशी देखना है। तो समपोषी के लिए क्या होता है, पथांतर डेल्टा बराबर एन लेमडा। ये कब याद होगा, तब आप वो पहले वाला लेक्चर देखोगे। अगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समपोषी के लिए होता है डेल्टा बराबर एन लेमडा और विनाशी के लिए होता है डेल्टा बराबर 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। ओके, तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी सभी बातें। ठीक है, आप ऐसे कैसे एग्जाम में लिख के आना, आप इसको एक दो बार ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा ना। एक दो बार इसको रफ कॉपी में कीजिएगा बार बार, ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। क्योंकि देखो फिजिक्स से डेरिवेशन को आप एक दो बार नहीं करोगे मन से तो एग्जाम में ऐसा ना सोचे कि भाई मैं कर दूंगा वहाँ पे, है ना, नहीं कर पाओगे। ऐसे पढ़ने से नहीं होता ना, ऐसे रटने से कुछ नहीं आएगा, पहले कह रहा हूँ। अब देखो प्रभावी पथांतर अपन ने निकाल लिया, इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए कुछ भी, है ना। आपने पहले थोड़ी कोई समीकरण दिया था शायद, है ना, इसको 2 नंबर दे लो। समीकरण 2 परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए पथांतर का व्यंजक कहलाता है। पथांतर यानी प्रभावी पथांतर, है ना, ऐसा लिखना प्रभावी, क्योंकि स्टोक ने बताया था ना, प्रभावी पथांतर का व्यंजक कहलाता है। ओके, तो हमारे पास वो समीकरण है। अब देखो हम यहाँ पर 2 कंडीशन लेते हैं। पहली समपोषी व्यतिकरण। अब ये समपोषी विनाशी क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया पहले लेक्चर में, है ना, उस लेक्चर को देखना होगा आपको। समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये व्यतिकरण? वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान क्या मिले, मैक्सिमम मिले, अधिकतम मिले, उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम हो, अर्थात फ्रिंजें कैसी मिले, अर्थात चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हो, यानी चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। तो लिखोगे, हम जानते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान निम्न होता है। कितना होता है बच्चों बताओ, याद होना चाहिए, डेल्टा बराबर होता है एन लेमडा। इसको समीकरण नंबर दे लीजिएगा आप 3 नंबर। समीकरण 2 व 3 से देखो बच्चों, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी दोनों पथांतर को बराबर कर लीजिएगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 बराबर एन लेमडा। इस लेमडा बाई 2 को उधर भेज दो, 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, लेमडा कॉमन ले लीजिएगा, एन प्लस हाफ और लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये बच्चों आपके लिए पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण है उसके अंदर भी कौन सा, परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए चमकीली फ्रिंज का प्रतिबंध है। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक लिखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये बात।
देखो कितना आसान टॉपिक है, आपने इसको पता नहीं कैसे इतना कठिन समझ रखा है। देखिएगा, इसको समीकरण नंबर देंगे 4, इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेना 2n+1/2, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 4, परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए, परावर्तित प्रकाश किरणों के लिए चमकीली फ्रिंज का प्रतिबंध कहलाता है, प्रतिबंध कहलाता है। ओके बच्चों, ये आपका किसका हो गया, समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन आ गई। दूसरा देखो, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण तो क्या होता है, ये वह व्यतिकरण जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान क्या हो जाए, जिसमें प्रकाश की तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त हो। वहां पर क्या हो रहा था, अधिकतम, तो उसका जस्ट रिवर्स लिखना है, न्यूनतम प्राप्त हो, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, या ऐसे रहने दो, न्यूनतम प्राप्त हो, अर्थात कैसी फ्रिंज मिलेगी, काली, अर्थात काली फ्रिंज प्राप्त होती है, अर्थात काली फ्रिंज प्राप्त हो। फ्रिंज का मतलब वहां पर कैसा प्रारूप हमें मिल रहा है ना, फ्रिंज प्राप्त होती है, कैसा पैटर्न वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, डार्क और लाइट फ्रिंज यहाँ पर मिलती है ना। अब देखो फ्रिंज प्राप्त होती है, इसका जो पथांतर है बच्चों ऐसे होता है, डेल्टा बराबर 2n+-1 और λ/2, ये वाली वैल्यू होती है 2n+-1 λ/2। अब ये प्लस माइनस का मतलब आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर देखो हमें जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखिएगा बस छोटा सा काम और रह गया इसमें, फिर अपना ये तो हो गया परावर्तित किरणों वाला है। एग्जाम में आपको बोलेगा कि आपको परावर्तित के लिए करना है या पारगमित के लिए करना है, क्योंकि इतना बड़ा एक साथ तो देगा नहीं तो यही हो पाएगा 1-1.5 घंटे में तो आपसे, है ना। तो देखो डेल्टा बराबर आ गया, इसको समीकरण नंबर दे दो बच्चों आप 5। समीकरण 2 व 5 से देखो, समीकरण 2 व 5 से कितना आएगा, देखो डेल्टा बराबर, इन दोनों पथांतर को बराबर कर लो, 2μt cos r माइनस λ/2, और इसमें माइनस चिन्ह ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन सरल हो जाएगी थोड़ी सी। देखो कैसे, 2μt cos r माइनस λ/2 और ये आ जाएगा 2n λ/2 माइनस λ/2। देखो λ/2 से λ/2 कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ प्लस लेते तो ये कटता नहीं फिर, है ना, तो इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो छोटा हो गया है ना थोड़ा सा। 2μt cos r, 2 से 2 कैंसिल आउट, एन लैम्डा। तो ये आपके पास है समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 6। समीकरण 6 जो है वो विनाशी व्यतिकरण के लिए अर्थात काली फ्रिंज के लिए प्रतिबंध है ना, इसको बोल देना काली फ्रिंज के लिए प्रतिबंध, काली फ्रिंज। और वही लाइन लिख देना जो मैंने समीकरण वहाँ पर जो समपोषी में निकलवाई थी ना, वो लाइन यहाँ पर, उसको बस काली फ्रिंज कर देना चमकीली की जगह, काली फ्रिंज के लिए प्रतिबंध है, प्रतिबंध, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपका समपोषी और विनाशी दोनों हो गया है। तो बच्चों हमारे पास यानी हमने पतली फिल्मों के व्यतिकरण के बारे में समझा आज, और उसमें हमने परावर्तित किरणों के मध्य व्यतिकरण की चर्चा की है यहाँ पर, है ना। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पारगमित किरणों के मध्य जो पथांतर कैलकुलेट करेंगे और फिर व्यतिकरण को समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है ऑप्टिक्स, है ऐसे ही तुमने तो इसका फोबिया बना रखा है। हाँ, तो देखिए बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझा दी जाए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें समझा दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूँगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कर दूंगा। अगर आप इस लेक्चर की कोई प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे।
तभी तो कर पाऊँगा, नहीं तो मुझे कोई सपना थोड़ी आएगा कि तुम्हें प्रॉब्लम आई है, हैं? मैं तो समझूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझूंगा मैं तो। अपने आप को बुरा कौन मानता है? कोई नहीं मानता, ठीक है। तो इसलिए हमारी कमी आप ही बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, तो हम उसको दोबारा समझाएंगे। ओके बच्चों, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, है ना। तो हम आपकी जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो अदर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाइएगा आगे, है ना। इसमें जो भी यानी अपना फैमिली मेम्बर्स को बढ़ाइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े पढ़ाने का, क्योंकि हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं यहाँ पढ़ाने की, देख रहे हो ना आप, एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, सबको पढ़ने दीजिएगा। अकेले अकेले ज्ञान लेके क्या करोगे, हैं? अगर हम भी ऐसा ही सोच ले तो किसी को ही नहीं देना, तो फिर ऐसा नहीं होना, है ना। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि सरस्वती के खजाने की क्या विशेषता होती है। सरस्वती के खजाने की विशेषता ये है कि आप ज्ञान को जितना अधिक बांटोगे ना, वो उतना ही बढ़ता है, और उसको जितना एकत्रित करने की कोशिश करोगे वो उतना ही कम होता जाता है। इसलिए हमेशा ज्ञान को फैलाइएगा, जितना आपके अंदर नॉलेज है उसको स्प्रेड कीजिएगा, दूसरे व्यक्तियों में बांटिएगा, है ना, और उनको सिखाने का प्रयास करिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल फिर से इसी लेक्चर यानी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल पतली फिल्मों का व्यतिकरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम फानाकार फिल्म में व्यतिकरण समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम, है ना, क्योंकि अब आपने ये समझ लिया ना, आगे का काम सब समान है। पारगमित का भी इसका देखना एकदम ईजी हो जाएगा ऐसे कैसे ही, फिर फानाकार फिल्म भी एकदम ऐसे कैसे ही है, न्यूटन वलय भी ऐसे कैसे ही है, और माइकलसन व्यतिकरण मापी भी ऐसे की ऐसे ही है। तो फिर है क्या, तो देखना पड़ेगा अगले लेक्चर्स में, है ना। तो एकदम इजी है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कोई बड़ा काम नहीं है, ऑप्टिक्स एकदम इजी सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सभी फ्रेंड्स एंड सभी स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू।